नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश 23 की तकरार किसकी सरकार में। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। और चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस खास कार्यक्रम में सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो इस खास सेगमेंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन टुडे की। यानी इलेक्शन टुडे को समझिए कि आज की सबसे चर्चित खबर, नो रिपीट पॉलिटिक्स। अब ये क्या है, इसको भी विस्तार से समझाता हूं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 180 विधानसभा सीटों में से अभी 160 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी ने वर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया है। अब इसका असर गुजरात के चुनावों पर क्या पड़ेगा, ये तो जल्द सबके सामने होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इसे लेकर सियासी गलियारों में थोड़ी सी चर्चा जरूर है, या फिर क्या हल्ला भी देखने को मिल सकता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। गुजरात में नो रिपीट फॉर्मूला, बीजेपी ने काटे कई एमएलए के टिकट। क्या एमपी में भी लागू होगा गुजरात का फॉर्मूला? गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। अब इसका असर गुजरात के चुनावों पर क्या पड़ेगा, ये तो जल्द ही सबके सामने होगा। लेकिन बीजेपी के इस नए फॉर्मूले ने एमपी के सियासी गलियारों में भी हलचलें मचा दी हैं। कयास लगने लगे हैं कि क्या एमपी के 2023 के चुनाव में भी बीजेपी यही फॉर्मूला अपनाएगी? क्या गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में लागू होगा? खैर, इसके लिए तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एमपी के 4 कैबिनेट मंत्रियों को गुजरात में 16 सीटों की जिम्मेदारी मिली है और मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग और इंदर सिंह गुजरात में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र भाई मोदी, गणित बताता है कि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन गुजरात बताता है कि नहीं, 1 पे 11 होते हैं। दोनों नेतृत्व तो आपने ऐसे दिए हैं कि जिन सबके मार्गदर्शन में हम जैसे कार्यकर्ताओं के निर्माण। मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान, जो हमारा संसदीय बोर्ड है, वो जीतने की प्राथमिकता सबसे पहले तय करता है कि कौन उम्मीदवार उस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है, गैर विवादित है, वो चुनाव जीत सकता है, पार्टी के आधार को मजबूत कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का चयन होता है और इस मापदंड में जो चीज़ें आती होंगी वो पूरी होंगी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मंचों से उस बात की भी कही है कि हम सब कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। इस नाते से हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जो हाईकमान का निर्देश होगा वो सब राज्यों में लागू होगा, उसमें मध्य प्रदेश अछूता नहीं होगा। बीजेपी ने महज टिकट बांटने के फॉर्मूले में बदलाव नहीं किया है, बल्कि पन्ना प्रमुख वाले प्लान में भी बदलाव करते हुए अब पन्ना कमेटी का रूप दिया है, जिसमें 5 सदस्य होंगे और हर एक को कम से कम 3 वोट डलवाने का टारगेट रहेगा। हालांकि एमपी में गुजरात के कितने बदलाव लागू होंगे ये कहना तो मुश्किल है, पर इस पर कांग्रेस जरूर तंज कर रही है। चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के टिकट कटे हैं। हम तो हमारा काम कर रहे हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और सरकार भी बनाएंगे। मगर चिंता भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों में बढ़नी चाहिए। मध्य प्रदेश के भाग्य में किसकी हाथ की लकीरें मजबूत होंगी, और सबसे अधिक चिंता उन लोगों को हो रही है जो जयचंद और विभीषण बन के हमारी सरकार को गिराकर सिंधिया जी के साथ गए थे। उनका भविष्य क्या होगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिन राज्यों में चुनाव है या अगले साल होने हैं, वहां बीजेपी गुजरात मॉडल के अलावा कोई दूसरा फार्मूला भी अपना सकती है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में नो रिपीट का फॉर्मूला लागू होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के पास लिमिटेड चॉइस है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बीजेपी के लिए टिकट का फॉर्मूला कोई नया नहीं है। सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती, इसको भी आप समझ लीजिए, जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए।
इस खबर को कैसे समझना ये भी आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसी खबर के एंगल को समझाने के लिए हमने आपके लिए एक खास सेगमेंट लाया है, चुनाव शाखा। जी हाँ, इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड है जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझाने में मदद करेगा। तो सीधे चलते हैं अपने अनुभवी सहयोगी के पास, बंसल न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेन सिंह राजपूत के पास। शैलेन जी, गुजरात में बीजेपी ने एक नया नो रिपीट फार्मूला लाया है। ये कोई पहला नहीं है, ये 2014 के बाद से धीरे धीरे शुरुआत करती आई है बीजेपी, और हमेशा ये बात कहती आई है कि युवाओं को मौका देंगे, जो जन सामान्य है, जो लगातार काम करता है, जो दरी बिछाता आया, झंडा उठाता आया है, उसको मौका मिलेगा। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इसकी कुछ झलक आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि बीजेपी किसी भी एक स्टेट के लिए कोई सिंगल फार्मूला लेकर नहीं आती है, वो हर फार्मूला पूरे जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो कोशिश करती है कि हर जगह वो अपनी इस तरह की एडवांटेज वाली चीज़ों को वो पहले लेके आए। जी विजय, आप अभी कह रहे थे कि ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल ये नया फार्मूला नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का हिट फार्मूला है। अभी मैं रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि 2014-15 के बाद से लगातार बीजेपी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, तो बड़ी संख्या में टिकट बदले हैं। इसमें देखिए विजय, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लगातार अध्ययन करती है। उसने एक पूरा कुछ एक वर्ग है जो बीजेपी के अंदर जो हमेशा अध्ययन करता रहता है चीज़ों का, और उसके हिसाब से हर नए चुनाव में नए फार्मूले के साथ वो आती है। अगर हम ये टिकट काटने वाले फार्मूले की बात करें, नो रिपीट फार्मूले की बात करें, तो इसको 3 स्तर पर हमको समझना होगा। पहला स्तर होता है मतदाता का। जब टिकट बदलता है तो जो लंबे समय से विधायक है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, उसका बड़ी नाराज़गी होती है एक बड़े वर्ग में। तो ये फार्मूला लागू होने से एक तो उससे बचा जा सकता है, मतदाता की नाराज़गी से, पार्टी को वो नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ती। दूसरा स्तर होता है संगठन का। संगठन ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि नए लोगों के लिए भी जगह है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जम गया किसी पद पर तो वो हमेशा रहेगा, हमेशा उसको विधायक या सांसद का मौका मिलता रहेगा। तो एक पार्टी में एक सक्रियता बनी रहती है, नए लोगों को उम्मीद बनी रहती है। और तीसरा है संगठन के स्तर पर ये लगातार मजबूत होते जाती है पार्टी, क्योंकि ये एक पूरा रोटेशन बन जाता है। तो हम 3 स्तर पर इसको समझे तो तीनों ही स्तर पर पार्टी को फ़ायदा मिलता है। अब हमको एक अंतर ये समझना होगा कि इसमें जब टिकट कटते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है बगावत की। सबसे ज़्यादा आशंका बगावत की बनती है, क्योंकि अगर जमा जमाया विधायक है वो टिकट कटने से नाराज़ होता है और पार्टी के खिलाफ काम करता है या सीधे सीधे बागी के तौर पर मैदान में उतरता तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन बीजेपी इसमें यहाँ सफल इसलिए होती है कि उसके यहाँ अनुशासन तगड़ा है और बहुत तैयारी के साथ ये किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चाहे मध्य प्रदेश में भी पिछले चुनाव में 2018 में करीब 43 विधायक सिटिंग एमएलएस की टिकट कटे थे, लेकिन बगावत उतनी ज़्यादा असर दिखा नहीं पाई। तो ये अंतर हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस भी अगर ये फार्मूला लागू करती है तो वहाँ हमें काफ़ी घमासान देखने को मिलता है और अल्टीमेटली पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने एक पूरा अपने यहाँ पार्टी के अंदर एक अध्ययन को जोर दिया है और उस अध्ययन रिसर्च के मुताबिक नीतियाँ तय होती हैं। और ये फार्मूला जो गुजरात में अभी आज आपने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में करीब 38 सिटिंग एमएलएस की टिकट काटी गई है, तो ये इतनी हिम्मत पार्टी इसलिए कर पाती है। और विजय, जहाँ तक आने वाले चुनावों की बात है मध्य प्रदेश में, तो ये फार्मूला 2018 में भी हमने देखा था, तो आने वाले चुनाव में भी ये ज़रूर दिखेगा और बाकी राज्यों में भी दिखेगा। जी विजय। जी वाकई, और बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगा, तो शायद मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह एक पैमाना तय कर दिया जाता है, या ये कहें कि एक स्तर तय कर दिया जाता है कि हम यहाँ इस स्तर पर अब काम करने वाले हैं। क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात इसमें कही कि आप एंटी इनकम्बेंसी से बचते हैं, आप जो दल बदलू की भी कई बार समस्या खड़ी हो जाती है, आप उसको मनाने तक के स्तर पर आपके पास समय होता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि वो आप भागी तो हैं लेकिन वो दल बदल कर भी चुनाव लड़ लेते हैं। कोशिश ये होती है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को ढूंढने की ज़रूर कोशिश करेगी वहाँ, या फिर आम आदमी पार्टी की सबसे पहले नज़र रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल विजय, देखिए गुजरात में एक सबसे बड़ा जो चैलेंज बीजेपी को दिख रहा है वो आम आदमी पार्टी का ही दिख रहा है। और अगर नाराज़गी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सिटिंग एमएलएस के खिलाफ है, तो उसका फ़ायदा सीधे आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन के रूप में वहाँ अपने आप को खड़ा कर रही है। इसलिए बीजेपी ने ये बड़े मजबूती के साथ इस फार्मूले को लागू किया है। जी विजय। जी वाकई, और इसे अब देखते हैं, ज़रा बेहद करीब से समझने की कोशिश करते हैं। लगातार इससे संबंधित खबरें आएंगी तो वो भी जनता तक पहुँचाएंगे। लेकिन आने वाले इलेक्शन में
क्या इतने बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में भी कोई कवायद देखी जा सकती है दोनों पार्टियों में? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ भाजा की। बूथ भाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं इंदौर की विधानसभा नंबर 5, जहां पिछले 4 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है। हालांकि 2023 के चुनाव में कांग्रेस इस गढ़ को भेदने का दावा करती रही है। नमस्कार, बंसल न्यूज़ की टीम आप पहुंची है खजराना और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये खजराना का गणेश मंदिर है। यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता और अभिनेता माथा टेकने आते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। आजकल इस मंदिर की चर्चा जोरों पर है। वो ऐसा इसलिए कि इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने मंदिर का नाम बदलने का प्रस्ताव रख दिया था और इसे गणेश नगर करने की मांग कर दी थी। तभी से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई थी और जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी। यहाँ से विधायक महेंद्र हार्डिया है और विधानसभा 5 है। इंदौर की विधानसभा नंबर 5 सभी 5 सीटों में सबसे चर्चित है। करीब 4.25 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर पिछले 4 बार से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस हर बार मैदान मारने उतरती है, लेकिन महेंद्र हार्डिया के सामने कोई टिक नहीं पाया है। शोभा ओझा, पंकज संघ भी सत्यनारायण पटेल जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं को यहां हार का सामना करना पड़ा है। ये सीट इसलिए भी चर्चाओं में रहती है क्योंकि खजराना गणेश मंदिर भी इसी की सीमा में आता है। खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर करने की मांग कर सांसद शंकर लालवानी ने इसे सुर्खियों में ला दिया था। एक बार फिर बीजेपी को विधानसभा क्षेत्र में कराए गए और कराए जा रहे विकास कार्यों के दम पर जीत की उम्मीद है। हार्डिया कहते हैं जनता खुश है और एक बार फिर यहां कमल खिलेगा। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर बने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की बात हुई। सबसे ज़्यादा 9-10 संख्या इस 5 साल के अंदर यहाँ पर बनी। इसके साथ ही ड्रेनेज और पेयजल की समस्या को लेकर भी काफ़ी कुछ काम हुआ है। मैं नहीं समझता कि विकास के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी को नीचा देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से जनता के सामने जाएंगे और विकास के काम गिनाएंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। देखिए, हर पार्टी करती है, पिछले 4 चुनाव से कर रहे हैं वो सेंध मारने की कोशिश, किंतु जीत तो भारतीय जनता पार्टी थी। यहाँ से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसमें दो राय नहीं कि ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है और इस बात को कांग्रेस भी समझती है। कांग्रेस घर घर तक पहुंचकर अपनी बात कर रही है और 2023 के चुनाव में इस गढ़ को भेदने का दावा कर रही है। इस बार 100% कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, यहाँ के समाज सेवी और यहाँ के सब लोग मिलकर इस बार परिवर्तन करेंगे। कारण क्या है कि पिछली बार ही परिवर्तन हो गया था, चुनिंदा वोट से ये सीट रह गई, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का है, आने वाला समय जनतंत्र की सरकार का है। बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं जनता भी अपना मन बनाने में जुट गई है। दावों और वादों के बीच जनता के अपने मुद्दे हैं और जनता मुद्दों को लेकर अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, उसके लिए हमारे बहुत बड़ी टंकी का निर्माण हो चुका है और आने वाले 1 महीने में उसका ओपनिंग है। एक बच्चों का स्कूल का ओपनिंग है। 2 बड़ी सौगातें अभी हमारे विधानसभा को मिलने वाली है। विकास कार्य तो अच्छे हुए हैं पर धीमी गति से चल रहे हैं। अपने जो ओवरब्रिज बने हैं उससे अपने को ट्रैफिक में बहुत सुविधा हुई है। 3-4 जो हमारे विधानसभा में ओवरब्रिज बने हुए हैं। बाकी अपना नल और उसकी समस्या है, ड्रेनेज की थोड़ा पानी की समस्या है। बाकी कार्य तो अच्छे हुए हैं। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने चेहरे बदले लेकिन नतीजे नहीं बदल पाई, लेकिन इस बार तैयारी पूरी है। वहीं बीजेपी भी मुस्तैदी से जुटी है ताकि उसका मजबूत किला कोई भेद ना सके, लेकिन ये जनता के हाथ में है और 2023 में ये जनता ही तय करेगी। विधानसभा 5 वो विधानसभा क्षेत्र है जहां खजराना गणेश मंदिर से लेकर तो बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए गए हैं, लेकिन मसला अभी भी उस लोकल आदमी का है जो सुविधाओं से वंचित नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इंदौर की सबसे बड़ी विधानसभा सीट पर आम आदमी का रुख क्या होता है। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो ज़रा इंदौर
5 विधानसभा 5 का सियासी इतिहास समझ लेते, ये देख लेते कि यहाँ से कौन कौन चुनाव जीता है। इंदौर के चर्चित विधानसभा में शुमार है ये। 3,71,000 मतदाताओं वाली सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है। पिछले 7 चुनावों में 5 बार जीती है बीजेपी के महेंद्र हार्डिया ने यहां जीत का चौका लगाया है। 4 बार से विधायक है महेंद्र हार्डिया। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव को वो किस तरह देख रहे हैं, चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कैसे सियासी जमावट कर रही है। साथ ही जानेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को सफलता दिलाएंगे। बोले तो नेताजी में आज मिलिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से, जो उज्जैन दक्षिण विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक भी रहे हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, तो उस नज़रिए को किस प्रकार से आप देखते हैं और क्या क्या आपकी गतिविधियां इसमें शामिल रहेंगी? उज्जैन विकास की दरकार में थोड़ा पिछड़ गया था, लेकिन मुझे संतोष इस बात का है, माननीय मुख्यमंत्री ने समान रूप से सभी प्रकार की योजनाओं में महत्व दिया। तो हमारे यहाँ मुझे हायर एजुकेशन दिया था, उज्जैन भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली भी रही है, इसलिए यहाँ के सभी कॉलेजों में जो मूलभूत अधोसंरचना के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, पोस्ट वगैरह है, तो लगभग सारे कॉलेजों को मिला करके हमने 100 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्य यहाँ कराए। लगभग 1000 क्षमता का नया एक ऑडिटोरियम मंजूर कराया। शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, विक्रम विश्वविद्यालय की बात करें तो लगातार A ग्रेड से B ग्रेड की श्रेणी में आती जा रही है। ये गलत जानकारी है। पहले मैं आपकी जानकारी बता दूं कि ये हमने ही ग्रेड करवाई, अन्यथा नेक का दौरा नहीं कराएं तो ना A हो ना B हो। 2015 में मैं विधायक था, तब मैंने विक्रम विश्वविद्यालय को ग्रेड लाने के लिए प्रेरित किया था और उस समय का A B C ऐसे सिंपल ग्रेड रहती थी। अब ये ग्रेडेशन का नेक वालों ने तो और सिस्टम बदला है, A++, A सिंगल+, B++, B सिंगल+। तो अब इसको समझ न पाने के कारण से तथाकथित विरोधी दल के लोग हमारे कुछ कहते हैं, हम भी सुन लेते हैं कि ठीक है, अदरवाइज वो ग्रेडेशन में विक्रम विश्वविद्यालय ने अपना स्थान ऊंचा बनाया है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में डेवलपमेंट मेरा प्रिय सगल रहा है। मैं हमेशा विकास की योजनाओं को काम करने के लिए लालायित रहता हूँ और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जीवन के सब क्षेत्रों में जो सरकार के नाते से होना चाहिए वो सब पे हम काम कर रहे हैं और मुझे इस बात का संतोष है कि जनता इस सब बातों को देख भी रही है और इनको अप्रिशिएट भी कर रही है कि दुनिया में उज्जैन का मान बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। बात करें युवाओं के रोजगार की, तो सरकार ने कई दावे तो किए हैं, वादे तो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उज्जैन के जो स्थानीय युवा हैं वो रोजगार से वंचित रह गए। इसके लिए आप क्या करेंगे अगर आपको चुनाव में एक बार पुनः मौका मिलता है तो? देखिए, हमने तो लगातार कोशिश की है। आज भी आप देखिए, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाले शहर जिले के नाम पे उज्जैन जिला आगे बढ़ा और उज्जैन नगर खास करके, जहां बेरोजगारी की दर भी घटी है और नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए। तो ये थे नेताजी मोहन यादव जी। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार मैंने पहला चुनाव जीता था, दूसरा चुनाव जीता था, अब लगातार अगर मुझे पार्टी दक्षिण या अन्य स्थान से भी अगर टिकट देती है तो मैं जीत हासिल करने में और उज्जैन के विकास में कोई कार्य नहीं छोड़ूंगा। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। तो चलिए, नेताजी ने तो कह दिया कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जनता भी वोट देने जाएगी, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बात चुनाव की है, हर तरफ चुनावी चटकारे भी है, तो जायके के साथ चुनावी जायका लेना भी बनता है। बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची राजधानी भोपाल के चौक चौराहों पर और लिया चुनावी जायका। तो मैं गोविंदपुरा विधानसभा में इस वक्त घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। ये दुकान है एक छोटी सी, यहाँ बहुत सारे खाने का आइटम बनते हैं। ये क्या बना रहे? उत्पम। कितने का देते हैं उत्तपम? ये हमारा 70 रुपीज़ का है। चलिए, ये लोग यहाँ ग्वालियर से आए हैं, उत्तपम तमाम तरह की चीज़ें यहाँ बनाते हैं। आप देखिए कि पूरे लोग हैं। इस विधानसभा में काम हुआ है कि नहीं? विकास कितना हुआ? काम तो बहुत हुआ है, अच्छा खासा काम हुआ है, रोड सब बने। तो इस बार क्या होगा चुनाव में? कृष्ण वही बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों? है ही नहीं है, बीजेपी बाढ़ है, पूरा बीजेपी का ही, कोई है ही नहीं, उम्मीदवार भी नहीं है वहाँ कोई का, कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं है कोई। मोदी ठीक है कि राहुल? अरे मोदी तो आएगा राहुल गांधी के बस की नहीं है। क्या मोदी के भरोसे ही चुनाव होंगे? चुनाव मोदी के भरोसे नहीं है, विपक्ष में भी तो कोई हो, वो तो घूम रिया है। दवा भी तो लगवाई, वैक्सीन दी उनने। चीन के हाल देख रहे हो क्या पड़े हैं, वापस लॉकडाउन में पड़ा है चीन।
चलिए, चाइना की बात भी हो जाती है। यहाँ चाइना बड़ी बात है कि लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ ऐसी बहुत सारी दुकानें यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं, इसलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। कितना आपके गोविंदपुरा में कितना विकास हुआ? गोविंदपुरा में जो होना चाहिए अभी उसका 50% ही हुआ है, बाकी और सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे जो फैक्ट्री जो होना चाहिए, धुआं है थोड़ा सा उसका होना चाहिए और निरंतर काम होना चाहिए। जो सब मार्केट में जो सामान है, जो शॉपिंग का उसका प्रगति होना चाहिए और उनको साधन का और संपर्क होना चाहिए। ये बताइए कि बीजेपी काम ठीक करती है कांग्रेस? देखो, सरकार कोई भी हो, काम से मतलब है भैया, बीजेपी हो कोई भी हो, काम होना चाहिए। मेरे हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों सेम ही है भैया। अब फिर से एक बार 2023-24 के चुनाव होंगे, चुनाव का फिर माहौल बनेगा। क्या लगता है आपको, मोदी सरकार ने काम किया है या राहुल गांधी से उम्मीदें लगती है? ऑफ कोर्स मोदी सरकार ने काम किया है। कोरोना के टाइम में देख लो या कहीं पे भी देख लो तो मोदी सरकार ने काम किया है। बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की बात होती है। महंगाई हमेशा से बढ़ती आ रही है। अगर वो काम कर रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी। कोरोना के टाइम पे लोगों का व्यवसाय कम हुआ था तो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर व्यवसाय कम नहीं होता तो महंगाई भी नहीं बढ़ती। बीजेपी में ऐसा क्या खास दिखाई देता है? खास तो उतना नहीं, पर हाँ हमेशा से वहीं पे, और जैसे ऐसा इलेक्शन पे कोई हमारा वो नहीं रहा है। तो जितनी दुकानें, जितने लोग मिलते हैं, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन बात मोदी की होती है, बात कांग्रेस की होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं किसी राजनीति से, पर ये राजनीति जैसे जैसे पारा चढ़ता रहेगा, चर्चा होती रहेंगी, दौर चलता रहेगा और हमारा दौर भी चलता रहेगा। ये गोविंदपुरा विधानसभा थी। गोविंदपुरा के बाद किसी और भी क्षेत्र में चलेंगे, वहाँ से भी समझेंगे कि आखिर 2023 का चुनाव होगा कैसे। और अब वक्त है जन का मन टटोलने का। आखिर जनता क्या सोचती है? छिंदवाड़ा के लोगों से हमने जाना कि आखिर इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जो मतलब युवा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार की व्यवस्था करे। लॉकडाउन के बाद बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है, तो शिक्षा नीति जो है उससे सुधारे ताकि बच्चे लोग और अच्छे से पढ़ाई कर सके। 2 साल कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें काफी ऐसा हुआ है कि जो बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है या ध्यान नहीं दे पाए हैं तो वो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाए ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए ताकि जितने हर जगह जगह गांव में और स्कूलों में हर चीज़ों में अच्छी विकास हो, इसलिए हर किसी को पहले चुने और फिर वोट दे। जो बेरोजगार वगैरह है उनको रोजगार मिले और जो भी हमारी समस्याएं है उसका हल निकलना चाहिए। अभी तक के हमें जितने भी कैंडिडेट मिले हैं इस टाइप के नहीं मिले जिस टाइप से हम लोग चाहते थे। बस लालीपात दे देते हैं और चले जाते हैं और आते हैं चले जाते हैं, बाकी कोई काम धाम नहीं होता है। आज हम लोग की भी ये हालत है कि यानी भूखे मरने की नौबत है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे अधिक है। सभी लोग उत्सुक रहते हैं कि जिस तरह से 5 साल में जिन समस्याओं को हमने सामना किया है, जैसे रोजगार है, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, अभी अभी हम कोविड से गुजरे हुए हैं, हमने बहुत सारी स्वास्थ्य में भी कमियां देखी जिसके कारण हमने बहुत सारे अपने लोगों को खो दिया। ये सारे बेसिक मुद्दे हैं जिनको देखकर लगता है कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो कि हमारी इन समस्याओं को समाधान करे। हम अपने क्षेत्र के अनुसार हम अपने आप को देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी अपना हमारी जो बेसिक समस्या है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र है, ये बेसिक मुद्दे हैं। ये बेसिक मुद्दे आपके जब तक शॉर्ट आउट नहीं होंगे तब तक ये क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। उसी प्रकार का प्रतिनिधि हमें चाहिए। चलिए, तो जनता के मन की भी आप बात आपने सुन ली। तो इस खास सेगमेंट में हर वो पहलू लेकर आते हैं जो चुनाव से जुड़ा हुआ होता है, और तभी तो हम कहते हैं आखिर 23 की तकरार और किसकी सरकार। कल फिर हाजिर होंगे नई विधानसभा के साथ, जन के मन के साथ, बूथ बाजा और हाँ, हमारे खास सेगमेंट चुनाव शाखा के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।